अच्छा, ये तो अपन ने देख लिया पिछले वीडियो में कि हीट ट्रांसफर जो है वो होता क्यों है ना। एकमात्र कारण क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस का होना। ठीक है, अब मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर देखते हैं, मतलब हीट ट्रांसफर जो है वो किन किन तरीकों से हो सकता है। तो 3 मैकेनिज्म है जिनसे हीट का ट्रांसफर हो सकता है, या किसी एक बॉडी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, या किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक, तो पहला तो 3 तरीके हो गए, एक कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। तो तीनों केस में मैकेनिज्म और किस तरह के सब्सटेंसेस में होता है उसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो कंडक्शन जो है एज अ मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर प्राइमरली होता है सॉलिड्स में। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक केसेस में लिक्विड्स और गैसेस में होता है ना, इन स्पेसिफिक सिचुएशन। और उस स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कंडक्शन का मैकेनिज्म क्या हुआ, एक सॉलिड को देखते हैं एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसका डायग्राम एक ले लेते हैं। तो सपोज ये एटॉमिक लेवल पे कोई सॉलिड जो है वो हमने बना रखा है। इसमें मेन पॉइंट नोट करने वाला ये है कि एटम्स जो हैं वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड में जो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटाइस स्ट्रक्चर जो है, उसमें जो एटम की पोजीशन फिक्स है वो एटम की पोजीशन फिक्स्ड है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। तो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हैं, बट सपोज ये सॉलिड जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दोनों साइड्स इसके 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर है। तो ये एटम्स जो हैं वो अपने जगह पे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, और ये सपोज आप है ना, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है एटम्स का सपोज इतना है जितना मैंने यहाँ बना दिया है। ठीक है, इस लेवल का। तो इस पोर्शन के जो एटम्स हैं उनका भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इतना है, और किसी भी पोर्शन के ले लें तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है। ठीक है, अब सपोज इस तरफ हम किसी एक मीडियम के थ्रू, किसी भी एक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो हीट प्रोवाइड करते हैं, और इस पोर्शन को हम गर्म कर देते हैं। ठीक है, और गर्म कर दिया और इस पोर्शन का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अब क्या हो जाएगा कि ये एटम्स की पोजीशन तो सेम ही रहेगी, पोजीशन सेम रहेगी, बट इनका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? तो वाइब्रेशन का जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो अब जैसे यहाँ वाले एटम्स हैं वो इन एटम से टकराएंगे और अपनी एनर्जी जो है इनको प्रोवाइड करेंगे। फिर इन एटम्स के जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है इनका बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये फिर इनसे टकराएंगे और अपनी एनर्जी इनको देंगे, और इस तरह से जो एटम्स की एनर्जी जो है वो इधर से इधर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि किसी भी बॉडी को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके बॉडी के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। और इस केस में जैसे ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, वाइब्रेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो धीरे धीरे सभी एटम्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी इस तरह से। तो ये मैकेनिज्म है कंडक्शन का। ठीक है, मतलब एटम्स अपनी जगह पे ही रहे, पर वाइब्रेशन इंक्रीज किया और फिर वो एक दूसरे से टकरा करके और एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई। अच्छा, यहाँ पे हालांकि गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स में जो हीट ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है कंडक्शन ही है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको देख लेना सही रहेगा। उसको देख लेते हैं। तो जैसे गुड कंडक्टर्स में बेस्ट एग्जांपल्स क्या हो गया, मेटल्स। ठीक है, और बैड कंडक्टर्स में जैसे हो गया वुड हो गया या प्लास्टिक हो गया, है ना, इस तरह के जो सब्सटेंसेस वो हो गए। तो ये जो मैकेनिज्म अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया वो एक्चुअली हमने बैड कंडक्टर का मैकेनिज्म डिस्कस किया। एटम अपनी जगह पे और एटम जो है वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। गुड कंडक्टर में हमको एक एडिशनल एडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में ढेर सारे। ठीक है, एटम्स तो सेम जगह पे रहेंगे, मेटल में भी, है ना, एटम तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेंगे, बट मेटल सरफेस के अंदर, मेटल बॉडी के अंदर
हमारे पास में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। एटम्स नहीं मूव करेंगे बट इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। तो हम जब यहाँ से हीट देते हैं तो हीट को इलेक्ट्रॉन्स कैरी करके ले जाते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ गया, और है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा मोबाइल है ना, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल बॉडी में होते ही है ना, अपने को मालूम है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो जो एनर्जी हीट के थ्रू मिली उसको कैरी करके और फिर वो एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही जो मैकेनिज्म है वो कंडक्शन के ही डेफिनेशन में आता है, पर मैकेनिज्म में कितना डिफरेंस है। अच्छा, अब कन्वेक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। कन्वेक्शन जो है एज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वो किन तरह के सब्सटेंसेस में होता है, लिक्विड्स में और गैसेस में, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म देखने के लिए लिक्विड्स और गैसेस को फिर वापस है ना मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं एक बार जब। तो लिक्विड्स और गैस के केस में सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में प्राइमरी डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डिफरेंस है कि लिक्विड्स और गैस के जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव कर सकते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स ही अपनी जगह से मूव कर जाएंगे। तो सपोज जैसे लिक्विड और गैस है, इसको अपन ने है ना हीट एक प्रोवाइड की, सपोज है ना, नीचे से हमने हीट प्रोवाइड की। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे नीचे वाले पोर्शन, ये जो एटम्स हैं है ना, या मॉलिक्यूल जो भी है लिक्विड के और है ना गैस के केस में भी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो ये मॉलिक्यूल इटसेल्फ जो है वो ऊपर चला जाएगा, है ना, ये मॉलिक्यूल जो है ये मॉलिक्यूल खुद ही ऊपर चला जाएगा। पर सॉलिड्स के जैसे नहीं कि भाई यहाँ पे टकराया फिर वापस अपनी जगह पे आ गया और फिर वो दूसरा वाला मॉलिक्यूल दूसरे से टकराया, नहीं, ये खुद मॉलिक्यूल ही है ना टकरा के ही, जैसे पहले यहाँ टकराएगा फिर यहाँ टकराएगा है ना, फिर यहाँ टकराएगा है ना, ऊपर चला जाएगा। और मैक्रो लेवल पे उसको यदि हमको अंडरस्टैंड करना है तो इसमें क्या होगा कि जैसे लिक्विड को हमने हीट किया तो इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है लिक्विड का, है ना, ये वाला जो पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ये क्या करेगा, ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक है। गैस के केस में भी सेम चीज है ना, जो पोर्शन हीट हो गया वो पोर्शन क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। एक्सपैंड हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, एक्सपैंड हो गया, डेंसिटी कम हो गई, इसकी भी डेंसिटी कम हो गई। तो डेंसिटी कम हो जाएगी तो एज अ मतलब है ना, पूरा ये पोर्शन जो है डेंसिटी कम होने के कारण राइज कर जाएगा, ठीक है। और गैस के केस में भी सेम चीज है ना, डेंसिटी कम हो गई तो लाइटर हो गई गैस और राइज कर जाएगी, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन का मैकेनिज्म है, ठीक है, कि एटम्स ही मूव कर जाते हैं और अपने साथ में एनर्जी कैरी कर देते हैं, ठीक है। जैसे पानी को जब भी हम बॉईल करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, है ना, उसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली ये, आप चाहें तो है ना एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको आप देख भी सकते हैं, इन द सेंस कि जैसे ये हमने पानी ले लिया, ठीक है, और पानी में क्या करें, नीचे सपोज जैसे आप पोटेशियम परमैंगनेट के 1-2 ग्रैन्यूल्स डाल दें, ठीक है, और तो वो जो है वो कंसर्न वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में स्टिक कर जाएंगे, है ना, डिजोल्व होकर के। और इसको यदि आप यहाँ से हीट कीजिएगा तो आप क्लियरली देखिएगा पानी को ऊपर राइज करते, है ना, राइज करते हुए देखिएगा, ग्लास का यदि आप बीकर लें, है ना, और पानी को राइज करते देखिएगा तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो ये कलर है वो भी इस तरह से है ना आपको राइज करता हुआ नजर आएगा। तो है ना क्लियरली मालूम चल जाता है कि कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं कि जैसे कंडक्शन के केस में अपन ने कहा था कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में लिक्विड्स और गैसेस में भी कंडक्शन होता है, ठीक है। तो वो कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन हुई, तो उसका जैसे एक एग्जांपल जो है वो ये हम लेते हैं, किसी एक बीकर में सपोज हमने पानी ले लिया, ठीक है, और इसमें नीचे से हीट देने की बजाय है ना हमने किसी तरह से हमने ऊपर से हीट दे दी, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो गर्म हो गया, ऊपर वाला पोर्शन गर्म हो गया तो ये वाला पोर्शन जो है वो सपोज एक्सपैंड करेगा, बट ये एक्सपैंड करके अब ये ऊपर तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो अब जैसे जो सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है
है ना, सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो यदि इस वाले मॉलिक्यूल से टकराता है तो ये टकरा तो गया, टकराने के बाद में अब ये नीचे जाने की बजाय चांसेस हैं कि फिर वापस ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइटर सरफेस से आ रहा है, ठीक है, ये कम डेंसिटी वाले एरिया से आ रहा है, तो ये फिर वापस से, है ना, ये कम डेंसिटी वाले एरिया में चला जाएगा और ये वाला जो मॉलिक्यूल है फिर ये नीचे जाएगा, है ना, नीचे एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेगा। तो एक तरह से जो ये ऊपर से नीचे जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसका मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा पोर्शन कन्वेक्शन भी होगा, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये सॉलिड बॉडी तो है नहीं, है ना, पर कंडक्शन वाला मैकेनिज्म भी ऑपरेट करेगा इस केस में, ठीक है। और सेम जो है वो गैस के केस में भी सेम है ना, किसी भी गैस को यदि ऊपर से हम हीट करेंगे तो वो नीचे तक हीट आने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, कंडक्शन जो है वो स्लो रहता है क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल्स तो मूव कर नहीं रहे, और मैकेनिज्म में, है ना, कंडक्शन का एलिमेंट भी रहता है, ठीक है। तो रेडिएशन देखते हैं। तो रेडिएशन जो है वो किस तरह के सब्सटेंस से एमिट हो सकता है? ऑल बॉडीज, सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो, गैस हो, है ना, किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा तो सभी बॉडीज जो हैं वो रेडिएशन एमिट करती हैं, ठीक है। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या हो गया कि बॉडीज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑब्वियसली एनर्जी कैरी करती है और एनर्जी जो है वो बॉडी प्रोवाइड करती है। तो एक तरह से उस बॉडी की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो सन है, ठीक है, कि उसमें जितनी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सन की एनर्जी हमारे पास में लाइट के फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो है अर्थ में पहुंच रही है, और उसकी हीट जो है वो हम लोग फील कर सकते हैं। तो रेडिएशन का मैकेनिज्म जो है वो डिटेल में अपन देखेंगे सेपरेट वीडियोस में।